जब भी कोई बैंक रॉबरी होती है या किसी ज्वेलरी शॉप में या किसी भी खजाने में, तो जो लोग वहाँ पर उस वक्त मौजूद होते हैं उनकी जान खतरे में होती है। और जितनी उनकी जान खतरे में होती है, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उतनी ही जान उन बदमाशों और उन लुटेरों की भी होती है जो वहाँ पर लूट करने आए हैं। क्योंकि कोई भी गार्ड उनको गोली मार सकता है या भीड़ उनको पकड़ सकती है और उनको पीट पीट कर मार सकती है। अलग अलग तरीके से वो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान को खतरे में डालते हैं और रॉबरी जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। और इसका कारण होता है लालच और पैसा। लेकिन आज की जो कहानी है, एक इंसान बैंक इसीलिए लूट रहा है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर उसका एक यूट्यूब अकाउंट है और वो एक सिंगर है। तेरी आँखों में जो ख्वाब है, बेख्वाब में बड़ी जान, थारी पलकारे आगोश में आके जरा बस जाऊं तो। वो परेशान इसलिए है कि उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, उसके व्यू नहीं आ रहे हैं और उसका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। किस तरीके से लोग उसको मशवरा देते हैं और फिर वो बैंक लूट करता है और पकड़ा जाता है और फिर उसको क्या सज़ा होती है, तो ये कहानी आपको थोड़ा सिलसिलेवार सुनाता हूँ। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है राजस्थान के जयपुर से। वहाँ पर एक जगह है झोटवाड़ा और वहाँ पर एक पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच है। सुबह का वक्त होता है, बैंक खुलता है। अब सब अपनी अपनी सीटें संभालने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो कैश है वो जो कैश का केबिन है उसमें ले जाया जाता है। और इससे पहले ही कुछ कस्टमर आते। वहाँ पर दो व्यक्ति जो नकाबपोश थे, हाथ में उनके रिवॉल्वर वो लेकर आते हैं। अब जो वहाँ पर एक महिला कर्मचारी थी, उसको वो रिवॉल्वर उनकी दिखाई नहीं देती और वो उन दोनों लड़कों से कहती है कि तुमने यहाँ पर अपना मुंह क्यों छिपाया हुआ है, ये बैंक है, अपना चेहरा दिखाओ और जो भी तुम्हें बैंक का काम करना है वो कराओ। इससे पहले वो कुछ कहती, उनमें से एक लुटेरा अपना रिवॉल्वर सीधा उस महिला की तरफ तान देता है और गन पॉइंट पर जितने भी उसके अंदर कर्मचारी थे, सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जो कैशियर का केबिन था, वहाँ पर एक लुटेरा जाता है और वहाँ पर जो कैशियर थे, उनका नाम था नरेंद्र सिंह शेखावत। और वो उनसे कहता है कि तुम यहाँ से खड़े हो और हमें बताओ कैश कहाँ पे रखा है और वो कैश चुपचाप हमें दे दो। दूसरा लुटेरा गेट के पास खड़ा है और उस बात का ध्यान रख रहा है कि बाहर से कोई आ ना जाए। अब क्योंकि बंदूक उसके हाथ में है, सब डरे हैं, सहमे हैं और सबको लग रहा है कि आज बैंक लुट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये कैशियर थे नरेंद्र सिंह शेखावत, ये थोड़ी हिम्मत करते हैं और अचानक उस लुटेरे के हाथ पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी गन दूर जाकर गिर जाती है और अब दोनों के अंदर हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच जो दूसरा लुटेरा गेट पर खड़ा था, जिसका काम यह था कोई बाहर से तो नहीं आ रहा है, वो अचानक अंदर जाता है और एक एक करके 3 फायर नरेंद्र सिंह शेखावत पर कर देता है। लेकिन 3 गोली लगने के बाद भी वो अपनी पकड़ को नहीं छोड़ते और उस हत्यारे को पूरी ताकत से पकड़े रखते हैं। अब इसी बीच जो गोलियों की आवाज़ होती है, उससे जो आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उनको लगता है बैंक के अंदर क्या हो रहा है। फायरिंग की आवाज़ काफ़ी तेज़ होती है और वहाँ पर अफरा तफरी का थोड़ा माहौल हो जाता है। और जो भी कर्मचारी दूसरे खड़े थे, उनको लगता है कि एक इंसान जो जख्मी हालत में है और उसने दोनों लुटेरों को पकड़ा हुआ है और हम यहाँ पर कैसे खड़े हैं, और वो भी हत्यारों पर टूट पड़ते हैं। इसी बीच उनमें से एक जो लुटेरा था, वो छूट कर भाग जाता है और दूसरे लुटेरे को जो बैंक कर्मचारी थे पकड़ लेते हैं। अब खैर, उसी बीच वहाँ पर एक जो महिला कांस्टेबल थी, वो गुजर रही थी। वो देखती है बैंक से कैसी आवाज़ें आ रही हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है। वो वहाँ पर जाती है। जितनी भी भीड़ थी वो उस लुटेरे पर टूट पड़ती है। अब सब उसको लात और घूंसे बरसा रहे हैं। यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल थी, उसको लगता है कि इस तरीके से तो ये लुटेरा मर जाएगा और फिर किस तरीके से दूसरा जो उसका साथी था पकड़ा जाएगा। वो उसको बचाती है, जिसमें उसको भी थोड़ी चोट लगती है और उसको वो रस्सी से बांध देती है। उसके बाद 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है और वहाँ पर पुलिस की जीप आती है और उसको पुलिस की जीप में बैठाकर थाने पहुँचाया जाता है। वहाँ पर जाकर उसका नकाब खोला जाता है और पुलिस पता करती है तुम कौन हो। तो वो जानबूझकर हकलाता है और बताता है कि मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ और जो दूसरा व्यक्ति था वही मुझे यहाँ पर लेकर आया था।
लेकिन पुलिस फिर उसके साथ सख्ती करती है और उससे पता करती है, तो वो बताता है कि मेरा नाम भरत लाल मीणा है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। खैर उससे उसके दूसरे साथी का नाम पता करा जाता है, जो उसकी मौसी का लड़का था। ये 3-4 कज़न ब्रदर थे, जो पूरा इनका गैंग था। 2 ढाई घंटे में पुलिस उसको भी पकड़ लेती है और अब उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। पूछताछ में बड़ी हैरान कर देने वाली बात सामने आती है और बड़ी अजीब थी। कारण ये था कि ये जो भरत लाल मीणा है, ये यूट्यूबर है और इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है और इसका एक चैनल है, न्यारो राजस्थान ऑफिशियल। और ये यहाँ पर कुछ गाने गाता है, उनको शूट करता है और यूट्यूब पर अपलोड करता है। लेकिन इसकी परेशानी ये थी कि जो इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे थे और ना ही इस पर ज़्यादा व्यू आ रहे थे। अब ये इसके लिए परेशान होता है, जो ज़्यादातर सभी यूट्यूबर के साथ ही ऐसा ही होता है। और कहीं न कहीं ये बात हर यूट्यूबर के दिमाग में ज़रूर आती है। यही चीज़ इसको एक आदमी मशवरा देता है। वो कहता है कि देखो, इस तरीके से तुम्हारा जो यूट्यूब चैनल है ये ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके लिए तुम्हें एक अच्छा कैमरा लेना पड़ेगा, अच्छे माइक होने चाहिए, अच्छी लाइटें हों, अच्छा सिस्टम हो और एक अच्छा-सा कोई एडिटर हो, जो सही तरीके से तुम्हारी वीडियो को शूट करे, उसकी सही एडिटिंग हो, आवाज़ अच्छी हो, कैमरा अच्छा हो, तब कहीं जाकर तुम्हारा ये यूट्यूब चैनल चलेगा और उसके बाद फिर तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। अब ये बात भरत के दिमाग में आ जाती है, उसको लगता है कि बिल्कुल ये सही कह रहे हैं और शायद इसीलिए मेरे व्यू नहीं आ रहे हैं। करीब 1700 इसके सब्सक्राइबर थे। इसको लगता है कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। अब ये अपना हिसाब लगाने लगता है और सारी चीज़ का कैलकुलेशन करता है, इनका प्राइस जोड़ता है कि एक अच्छा लैपटॉप कितने का आएगा, अच्छा कैमरा कितने का आएगा, अच्छा माइक कितने का आएगा, लाइटें कितनी की आएँगी। तो हिसाब बैठता है कई लाख रुपए का। अब जो इसके कज़िन ब्रदर थे, वो सब कहते हैं कि इतने पैसे आएँगे कहाँ से? और अगर इतने पैसे नहीं होंगे तो ये सारे गैजेट तुम खरीद नहीं पाओगे और अगर खरीद नहीं पाओगे तो जो तुम्हारा यूट्यूब चैनल है ये चलेगा नहीं और जो तुम्हारी इतनी आवाज़ अच्छी है, ये लोगों तक पहुँचेगी नहीं और अगर ये तुम्हारी आवाज़ जिसकी सभी तारीफ़ करते हैं, ये लोगों तक पहुँच जाए, तो फिर तुम खुद के गाने गा सकते हो और धीरे-धीरे ये चीज़ फिर बॉलीवुड तक पहुँचती है, तो तुम्हें हो सकता है फ़िल्मों में भी काम मिलना शुरू हो जाए। अब ख़ैर सपने अच्छे थे, लेकिन प्रॉब्लम थी पैसों की। और इसी बीच उसका एक दूसरा भाई जो कज़न ब्रदर था, उसकी मौसी का लड़का मनोज मनोज मीणा, वो उसको बताता है क्यों ना हम कोई बैंक लूट लें और अगर हम बैंक लूट लेंगे तो उसके बाद जो भी पैसे हिस्से में आएँगे उससे तुम अपनी सारी चीज़ें खरीद लेना और जब तुम सारी चीज़ें खरीदोगे तुम्हारा यूट्यूब चैनल चल जाएगा। अब भरत मीणा को ये बात सही लगती है, उसको लगता है कि यही ठीक रहेगा, चलो इसकी कैसे शुरुआत करें। अब उसकी बहुत सारी ऐसी बैंक रॉबरी की वीडियो देखते हैं, ऐसी बहुत सारी फ़िल्में देखते हैं और जो उसमें ध्यान रखते थे 3-4 चीज़ थी उसमें कि बैंक के एम्प्लॉई जो हैं कमज़ोर होने चाहिए, बूढ़े हों, जो जल्दी से हमें पकड़ ना सकें, जो जल्दी उनको साँस चढ़ जाए। पुलिस की चौकी वहाँ से दूर हो या पुलिस की जो जीप होती है वो आस-पास ना खड़ी हो। बैंक थोड़ा सुनसान जगह पे हो तो ज़्यादा अच्छा है और वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं कहाँ-कहाँ पे लगे हुए हैं और हमें भागने में कहाँ से आसानी रहेगी और किस तरीके से हम जल्दी से झाड़ियों में या कहीं ऐसा आबादी में गुम हो जाएँ, अगर कोई हमारा पीछा कर भी रहा है तो वो हमें ना ढूँढ पाए। और दूसरा ये हिसाब लगाते हैं कि इन बैंकों को सबको देखा जाए तो जयपुर के अंदर जितने भी बैंक होते हैं सबको देखते हैं, सबका ब्लूप्रिंट घर पे बनाते हैं और वहाँ पर सारी चीज़ें, ये वहाँ के रास्ते, कैमरे, गाड़ियाँ, चौकी, हर चीज़ को ये देखते हैं, उसके बाद कुछ बैंक ये सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इनका बैंक था, तो ये आइडिया जो इनके दिमाग में आया था, ये 2021 के लास्ट में आया था। अब ये इंतज़ार करते हैं फरवरी का, इनको लगता है कि थोड़ा सर्दी रहेगी और सर्दी में जो हथियार है वो भी आसानी से छुपाया जा सकता है, मोटे कपड़े होते हैं और चेहरा भी अगर ढका रहे और टोपा भी लगा रहे तो किसी को जल्दी से शक नहीं होता। तो ये फरवरी में कुछ और भी इनकी वजह थी जो इन्होंने फरवरी ही चुना। अब ये 8 फरवरी 2022 को जयपुर में एक जगह है विधायकपुरी, वहाँ पर एक बैंक में धावा बोलते थे पहली बार। वहाँ से 15,30,000 रुपए चुराने में या डकैती डालने में कामयाब हो जाते हैं और वो केस अभी तक नहीं खुला और पुलिस जो लुटेरे थे उनको नहीं पकड़ पाए। उसके बाद सब अपना हिस्सा करते हैं और ये सारी चीज़ें लेकर आता है, लैपटॉप वगैरह, जो कैमरे, माइक वगैरह सब चीज़ खरीदता है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई,
उसके बाद ये अपलोड की जाती हैं। उसके बाद फिर ये हिसाब लगाते हैं कि अब क्या करा जाए। अब इनको लगा ये तो बड़ा आसान तरीका है, एक पिस्टल होनी चाहिए और किसी भी बैंक में जाओ और वहाँ गन पॉइंट पे 10-15 मिनट के अंदर 15-20 लाख रुपए चुराओ और आ जाओ। क्या ज़रूरत है कुछ भी कमाने की, इतनी मेहनत करने की। मतलब शुरुआत करी थी इन्होंने एक मजबूरी में। एक डायलॉग है मिर्ज़ापुर में कि शुरुआत करी थी मजबूरी में, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। तो जैसे ही इनको ये 15,30,000 मिले तो इनको मज़ा आने लगा। अब ये कहते हैं कि हर साल अब हम बैंक लूटेंगे। इनकी प्लानिंग बनती है कि हर साल फरवरी के महीने में ही हमें बैंक लूटना है, और ये अगले फरवरी का इंतज़ार करने लगते हैं। अब फरवरी आती है तो एक दूसरा बैंक था अजमेर रोड पर, जिसका नाम था इंडियन ओवरसीज बैंक। वहाँ पर ये धावा बोलते हैं और वहाँ से 10,73,000 रुपये बड़ी आसानी के साथ वहाँ से लूटते हैं और चले जाते हैं। अब उसके बाद फिर इनके पास पैसे इकट्ठे होते हैं और ये फिर उनसे जैसा पैसा होता है वो उसी तरीके से यूज़ भी होता है, और इनकी जो अय्यासी है या आवारागर्दी इसी तरीके से चलती रहती है। और इनको ये लगता है कि जो एक वर्षीय योजना है, आराम के साथ जाओ और जैसे किसी अपने बड़े बूढ़े ने ही पैसे रखे हो, वहाँ से जाओ और उठा के आ जाओ। तो इनको लगता है कि सब कुछ अब तो हम एक प्रोफेशनल हो गए, हमें प्रैक्टिस भी हो गई है, तो जो पहली बार करता है उसको थोड़ी दिक्कत होती है, अब तो हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। और यही ये गलती करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 2022 में 15,30,000 और 2023 में 10,73,000, अब 2024 आ जाता है। अब 2024 में जो जयपुर के छोटवाड़ा बैंक में जाते हैं, और इस तरह 2 लूट में कामयाब होने के बाद ये तीसरी लूट में सब के सब पकड़े जाते हैं। फिर पुलिस जयपुर में इनके घर पे जाती है। वहाँ पर जाकर जो इनके कमरे, जो इन्होंने कमरा लिया हुआ था, उस पर छापा मारा जाता है, जहाँ पर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो अखबारों के अंदर छपा हुआ था कि कौन सा बैंक किस तरीके से लूटा, और वो कभी पकड़े गए नहीं पकड़े गए। और पूरे जो जयपुर शहर के जितने भी बैंक थे सबका वहाँ पर ब्लूप्रिंट मिलता है और अखबारों की कटिंगें मिलती हैं। जो इन्होंने वीडियो वगैरह देखी थी वो हिस्ट्री में देखी जाती हैं। और इस तरीके से सब के सब जितने भी मौसेरे भाई, मामा के, चाचा के, ताया के, और सब के सब ये पकड़े जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो कहानी का सार वो ये था कि एक यूट्यूबर, जो सबके ही दिमाग में ये चीज़ आती है जब उसके व्यू नहीं आते कि शायद क्वालिटी के अंदर कोई कमी है, आवाज़ के अंदर कोई कमी है, और वो सारी चीज़ें खरीदने के लिए वो एक बैंक को लूटते हैं और फिर दूसरे बैंक को लूटते हैं और फिर तीसरे बैंक में वो एक कैशियर नरेंद्र सिंह की वजह से पकड़े जाते हैं। अब ये यहाँ से जेल में है, और शायद अब ये जो जेल में कैदी हैं या जो पुलिस वाले हैं या जेलर हैं, शायद उनको गाना सुना रहे होंगे, उनका एंजॉय करेंगे। अब वो लोग एंजॉय करेंगे इनके गाने से। तो ये थी आज की कहानी, और इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।